तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्या है जितने भी बता रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा इस वीडियो को आपको देखकर। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जितना मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए प्रश्न है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए एक नंबर में बोला जा रहा है क्या, राजकोषीय मतलब कि अनुशासन का सूचक कौन है। तो राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए धनात्मक प्राथमिक या फिर घाटा या फिर ऋणात्मक प्राथमिक घाटा या फिर शून्य प्राथमिक घाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, शून्य प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, किन्स के मतलब अर्थव्यवस्था में न्यून, ठीक है, न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम को पुकारा जाता है, पूर्ण रोजगार संतुलन या फिर अपूर्ण रोजगार संतुलन या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो न्यून मांग की स्थिति में या फिर अतिरिक्त मांग की स्थिति में या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। न्यून मांग की स्थिति में ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किससे दी गई है। किन से, या फिर कहानी या फिर क्या बोलते हैं हेंसन या फिर मार्शल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैंसर, ठीक है, किन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है। तो क्या बोला, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का कौन सा कारण है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या फिर करों में कमी या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो देखिए, तो इसमें जो है ना दोनों प्रकार का होता है। देखिए अस्फीतिकारी दबाव, बिल्कुल ये भी सही होगा, और स्फीतिकारी दबाव मतलब ये भी होगा, यानी अ और अ नहीं दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन है। तो बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन है, राजस्व प्राप्तियां या फिर पूंजीगत प्राप्तियां। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, राजस्व प्राप्तियां घटक है। राजस्व प्राप्तियां घटक है, कर प्राप्तियां या फिर मतलब कर प्राप्तियां या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कर प्राप्तियां में शामिल की जाती, कर प्राप्तियां में शामिल की जाती है आयकर या फिर संपत्ति कर या फिर उत्पादक कर या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना सब चीज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि गैर कर प्राप्तियां में किसे शामिल किया जाता है, फीस, लाइसेंस और परमिट को या फिर जब्त समेत यानी जुर्माना दंड या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना, तो ये जो है फीस और लाइसेंस और परमिट भी हो जाएगा, और दूसरा कि जब्त संपत्ति भी होगा और दंड एवं जुर्माना भी होगा, इनमें से सभी। तो ये जो है ना ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, सब जानता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च या फिर 1 जनवरी से 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर या फिर 30 अक्टूबर से 1 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्ति होने वाला अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या कहलाती है, बजट प्राप्तियाँ या फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ या फिर राजस्व प्राप्तियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना बजट प्राप्तियाँ कहलाता है। क्या, बजट प्राप्तियाँ। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, केन्सन का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग से
या फिर पूर्ति से या फिर उत्पादन क्षमता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना प्रभाव पूर्ण से करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर में बोला जा रहा है कि केन्स के सिद्धांत का संबंध है। केन्स का सिद्धांत का संबंध है तो प्रभावपूर्ण मांग की प्रवृत्ति या फिर उपभोग प्रवृत्ति या फिर बचत प्रवृत्ति या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चल आगे बोला जा रहा है क्या, किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत के समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। पिगू या फिर केन्स या फिर मार्शल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना केन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा केन्स। आगे पूछ रहा है कि केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था रोजगार का संतुलित स्तर का निर्भर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होगा। तो यानी कि इसका जो कहाँ पे इसका स्थापित होगा निम्नलिखित में, देखिए एडी से छोटा एएस या फिर एएस से छोटा एडी या फिर डीएस बराबर एएस। तो ये जो है ना डीएस बराबर एएस हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या कि केन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार और संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होता है। तो यानी एस से छोटा आई या फिर आई से छोटा एस या फिर आई बराबर एस। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर एस। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामाजिक मांग वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किससे वृद्धि होती है। रोजगार या उत्पादन या फिर आय या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना निम्नलिखित सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि ठीक है केन्सियन विचारधाराओं के अंतर्गत आय एवं संतुलन, ठीक है, आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन है। तो सामूहिक मांग या फिर सामूहिक पूर्ति या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ना ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक मांग या और सामूहिक पूर्ति। आगे पूछ रहा है क्या, क्लासिक विचारधारा निम्नलिखित में से किन तत्वों पर आधारित है। तो ये जो है ना ब्याज दर और पूर्ति लोच पर सीमित, ठीक है, शीलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय या फिर पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय या फिर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर या ऑप्शन या डी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत में एक रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना कौन करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, प्रत्यक्ष कर है आयकर या फिर उपहार कर या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ए और बी दोनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं। तो राजस्व या फिर पूंजीगत व्यय या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना राजस्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राजस्व। आगे बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। मतलब उत्पादक शुल्क या फिर बिक्री कर या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से संपत्ति। तो ये जो है ना ए और बी दोनों हो जाएगा, उत्पादक शुल्क और बिक्री शुल्क पर। ठीक है, तो इसमें ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए प्रत्यक्ष कर के से अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। आयकर या फिर उपहार कर या फिर ये भी दोनों या फिर उत्पादक कर। तो ये जो है ना ए और बी दोनों को शामिल किया जाता है, आयकर और उपहार कर। ओके, चलिए सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। आयकर, निगम कर या फिर सीमा शुल्क या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना सीमा शुल्क सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि बजट के संकट निम्नलिखित में कौन है। बजट के संकट में निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, बजट प्राप्ति या फिर बजट व्यय या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर ए बी हो जाएगा, यानी कि बजट प्राप्ति और बजट व्यय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या, सरकार के घर राजस्व के अंतर्गत शामिल है।
आयकर, निगम कर या फिर सीमा शुल्क या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना आयकर भी है और सीमा नगर निगम भी है, सीमा शुल्क भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ नहीं है, क्या पूछ रहा नहीं है, ऋण वसूली या फिर विदेशी अनुदान या फिर सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ या फिर संपत्ति कर। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, विदेशी अनुदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विदेशी अनुदान। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि सरकारी बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है, आर्थिक विकास को मतलब प्रोत्साहन या फिर संतुलित क्षेत्रीय विकास या फिर एल्बम संपत्ति का पूर्ण वितरण। तो या इनमें से सभी। तो ये जो है ना इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बोला जा रहा है क्या, राजकोषीय के एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जाता है। तो कर राजस्व व्यवस्था की वृद्धि द्वारा या फिर सरकारी व्यय को कटौती करके या फिर सरकार द्वारा उपव्यय रोक कर या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ठीक है। तो जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो या फिर जब व्यय प्राप्तियां से कम हो या फिर जब व्यय प्राप्तियां से अधिक हो या फिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है होता है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 तथा इस स्थिति में अब इस स्थिति क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कितना परसेंट, 200% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 और नहीं तो कोई जल्दी में 100 मार देगा, गलत हो जाएगा। 150 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका तो आपको थ्योरी देखने से ही पता चलेगा कि कैसे काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव फिलहाल में इतना ही है और ये भी इम्पोर्टेंट था और याद कर लिए तो बहुत अच्छी वाली बात है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।